बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम्द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ एंटिट्रस्ट। बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में हम इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं। इस टॉपिक का नाम है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। वेस्पर थ्योरी बेटा इस सिलसिले में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। बात ये हो रही थी कि आयोनिक बॉन्ड के मुतालिक अगर हम बात करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड में लुईस कंसेप्ट को बिल्कुल सही माना गया कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैटाइन बनेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एनाइन बनेगा, और वो कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास इस तरह का आसानी आयनिक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि आयनिक बॉन्ड के सिलसिले में एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो बच्चों, हमने आज के लेक्चर में ये देखना है कि मॉलिक्यूलर शेप क्या होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज क्या होती हैं और दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी थ्योरी इस्तेमाल करें। ये हमारा मेन कंसेप्ट है, बाकी बातें भी ऑक्सिलरी साथ साथ चलती रहेंगी। तो हम पढ़ेंगे जनाब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हर थ्योरी का कोई ना कोई मेन या फंडामेंटल पोस्टुलेट होता है, बाकी सारे पोस्टुलेट उसको एलिबरेट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम रिपेल ईच अदर, देयरफॉर दे मस्ट बी प्लेस्ड एज फार एज पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर वैलेंस शेल। यानी अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको पहले पेयर बनाया जाएगा, 2 पेयर्स बनेंगे, और फिर उन पेयर्स को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रखा जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का जिक्र नहीं है बच्चों, ये याद रखना है। किसका जिक्र है? इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक हो गया? तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से इतनी दूर रखे जाएंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। याद रहे कि पूरी थ्योरी में हम लफ्ज़ अट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ रिपल्शन। थ्योरी का मेन पोस्टुलेट यही है, बल्कि टाइटल यही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो रिपल्शन का जिक्र होगा। अब वो कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहा जाता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते लेकिन वैलेंस शेल में होते हैं, उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी बोलते हैं, और उनको हम लोन पेयर्स का नाम भी देते हैं। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं वो भी 2 तरह के हैं, एक सिग्मा इन नेचर है और दूसरे पाई इन नेचर है। ठीक है? और जो पाई इन नेचर है, जाहिर बात है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की हेडिंग के नीचे डिस्कस किए जाते हैं। तो रिपल्शन ऑर्डर क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, उसका ऑर्डर है लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन व्हिच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हाँ, और अगर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन का जिक्र किया जाए तो ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी तादाद 3 है, उनकी रिपल्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 2 है, और एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ 1 है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही आसान सवाल ये है कि व्हाई लोन पेयर एक्सर्ट्स मोर रिपल्शन देन ए बॉन्ड पेयर। इसका सिंगल लाइन आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच इज टर्म्ड एज बॉन्ड पेयर is under the influence of 2 nuclei, therefore it exerts less repulsion to the neighboring electron, while lone pair is under the influence of only one central atom, central nuclei, therefore it exerts more repulsion, it occupies more space in the valence shell। इसलिए लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा है और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम है। आसान सी बात है। ये इंपॉर्टेंट बात पॉइंट नंबर 4, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमने ज्योमेट्री को फाइंड आउट कैसे करना है। तो कहता है सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड द लोन पेयर डिसाइड द ज्योमेट्री। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स और जो लोन पेयर्स हैं उनको मिलाकर ज्योमेट्री एक्सप्लेन की जाएगी। लेकिन जब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात की जाएगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात की जाएगी, तो वो मॉलिक्यूलर शेप को डिसाइड करेगा। मॉलिक्यूलर शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में फर्क क्या होता है वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। अब हम इस में एक स्टेप और आगे लेते हैं। ये देखें ना, ये टेबल बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में किया ये गया है कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को भी शामिल किया गया। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को क्यों शामिल किया गया?
बेटा इसलिए शामिल किया गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और डायरेक्टेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाई गई यानी हाइब्रिडाइजेशन बनाई गई, तो फिर उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया ज्योमेट्रीज को। तो इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को भी साथ ही शामिल कर दिया गया। और ये पढ़ाने का, इस तरह से पढ़ाने का मकसद ये है कि बच्चों एंट्री टेस्ट में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक पर्टिकुलर, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। वहाँ पर डिटेल नहीं होगी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे जनाब आप एक डिटेल नोट लिखें या हाइब्रिडाइजेशन पर डिटेल नोट लिखें, इसलिए इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी दोनों को मिलाकर एक्सप्लेन भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल आप इस टेबल पर देखें। टेबल का टाइटल क्या है? टेबल के टाइटल में पहला कॉलम है टाइप AB2, AB3 या AB4, AB5, AB6, AB7, AB12 तक होता है मामला, लेकिन हमारे सिलेबस में ये सिर्फ 3 ही डिस्कस किए गए, AB2, AB3 एंड AB4। What is A and what is B? A stands for central atom and B stands for bonding electron pairs. A stands for central atom and B stands for bonding electron pairs. तो जब हम AB2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को किस तरह से एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट रखा जा सकता है, जरा इस डायग्राम पर कंसंट्रेट कीजिएगा बच्चों। लेट्स से कि ये हमारे पास किसी एटम का वैलेंस शेल है और इसके एटम के वैलेंस शेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां लगा दिया है। अगर इस एटम का न्यूक्लियस यहां हो तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट किस तरह हो सकता है? राइट ऑपोजिट टू दिस, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके आएगा। तो जिसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर एक लाइन लगाएं तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक सीधी लाइन लग रही है। Therefore, the geometry is said to be linear. The geometry is said to be linear. उसकी शेप भी लीनियर है। जो भी एटम, सेंट्रल एटम ज्योमेट्री लीनियर या शेप लीनियर बना रहा होगा और AB2 होगा, याद रखें कि वो सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। बच्चों उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सेंट्रल एटम की? sp हाइब्रिडाइजेशन। 50% इट कंटेन्स द s कैरेक्टर। एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड की आपके सामने है, मैं अभी एलैबोरेट करता हूं बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल को, लेकिन और एग्जांपल जरा चेक करें। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूल भी लीनियर होता है, और वो एक कॉम्प्लेक्स है डाइअमाइन सिल्वर 1 कैटायन, बेटा ये भी लीनियर होता है। सिल्वर में भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और बेरिलियम क्लोराइड में सेंट्रल एटम बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज्ड है, और लीनियर शेप हमारे पास डेवलप होती नजर आ रही है। अब देखना ये कि बेरिलियम क्लोराइड की शेप लीनियर क्यों है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हैं। तो जरा देखिएगा बेटा सब लोग, ये बेटा हमारे पास बेरिलियम है। सबसे पहले इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका ग्रुप नंबर 2 है। द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट is the valence shell electron it contains. The group number of an element is the number of valence shell it contains. ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने बने मतलब 2। अब यहां पर हमने इसके इर्द गिर्द क्लोरीन को ड्रा करना है। तो ये देखिए बेटा क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में आप जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दूसरे क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये दूसरा क्लोरीन आ गया। ठीक हो गया। अब आप काउंट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि बेरिलियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। These 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स must be placed as far as possible, जैसे कि यहां नजर आ रहा है, to give rise to the linear geometry जो वहां टेबल में ड्रा करके दिखाई गई है। बिल्कुल सिंपल है। तो ये था बेटा बेरिलियम क्लोराइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लीनियर हो सकता है, हाउ नॉट पॉसिबल? तो बच्चों देखें ना, ये आ गया जी हमारे पास कार्बन
और ये आ गए कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं। ये आ गए बच्चों ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन के साथ, दोनों ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। याद रहे कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड आर कंसिडर्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू डेवलप द ज्योमेट्री। ये देखिए यहां पर लिखा है कि सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस लोन पेयर ज्योमेट्री के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और सिग्मा को शेप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दोनों केसेस में से कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये देखें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को एक कंसिडर किया जाएगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक कंसिडर किया जाएगा। तो कार्बन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हुए, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की शेप क्या डेवलप होती है बच्चों, लीनियर विद द ज्योमेट्री, लीनियर विद द शेप, लीनियर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, जैसे कि नजर आ रहा है। बेटा बिल्कुल यही काम हाइड्रोजन साइड है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 28 मिनट्स का ऑलमोस्ट हाफ डिग्री बनता है। इसलिए आमतौर पर इसको 109.5 डिग्री लिखा होता है। एग्जैक्टली क्या है वो उसके नीचे मैंने ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, 109 डिग्री 28 मिनट, ये सारे एंगल। ठीक है, तो बेटा ये देखें, ये दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। ये देखें, ये एक ट्रायंगल बन गई बेटा। अब इस लाइन को अगर आप यहां इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ें और फिर इस हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ें तो ये 2 ट्रायंगल्स डेवलप हो गए। और जैसे ही आप ये लाइन ऐसे करके ड्रा करते हैं यहां पर, ठीक है, तो एक ट्रायंगल पीछे की तरफ बन जाती है और एक ट्रायंगल बिल्कुल नीचे बन जाती है। टोटल 4 ट्रायंगल बनती हैं, यानी 4 फेसेस बनते हैं जिनका साइज एक जैसा होता है, इसकी शेप एक जैसी होती है। हिड्रा का लिटरल मीनिंग होता है फेस, तो चारों फेस एक जैसे हैं, चारों फेस सेंट्रल एटम से एक जैसे एंगल पर मौजूद हैं, एक जैसी लेंथ में मौजूद हैं, इसलिए इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और जब इस शेप को बेटा बोर्ड पर ड्रा किया जाता है तो दर हकीकत बोर्ड पर इसको ड्रा किया जा रहा होता है इस तरह कि हम इसका प्रोजेक्शन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बेटा, प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। AB4 मॉलिक्यूल की बेटा हम बात कर रहे थे और आपको मैं बता रहा था कि इसको ड्रा कैसे किया जाता है, क्योंकि AB4 मॉलिक्यूल बेटा टेट्राहेड्रल इन नेचर होता है, तो इसलिए इसका प्रोजेक्शन बोर्ड पर ड्रा किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख लें, ये देखें, अगर इन 2 मार्कर्स को इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्लेयर कर दिया जाए तो लीनियर शेप इस तरह बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और दूसरा इधर, एक दूसरे से 180 डिग्री पर बिल्कुल नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट। तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये ऐसे ट्राइंगुलर प्लेनर हो जाएगा। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये ऐसे स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, बल्कि इसको हम किस तरह से ड्रा करेंगे, इसको हम टेट्राहेड्रल शेप में लेकर जाएंगे, यानी ये दर हकीकत इस शेप का होगा जो इस वक्त आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है। लेकिन इशू ये है कि इसको बोर्ड पर कैसे ड्रा किया जाएगा। ये देखें, आपको मैं कैमरे के आगे जरा घुमा के दिखाता हूं कि किस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, अब जरा इसका बेटा प्रोजेक्शन देखिएगा, ये जरा देखें कि ये किस तरह से नजर आ रहा है। लुक एट द शेप। ठीक है, ये बिल्कुल गैर मामूली शेप में नजर आ रहा है। ये देखें, जिस तरफ से इस पर लाइट डाली जा रही है ये उसी शेप का आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपको इस वक्त नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें ना, ये टेट्राहेड्रल शेप इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, टेट्राहेड्रल शेप। ये देखो बेटा, ये टेट्राहेड्रल शेप आप देख सकते हैं बोर्ड पर। ये देखें, ये टेट्राहेड्रल शेप अब आपको बोर्ड पर ड्रा हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि लाइट को अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो जो शेप बनती हुई नजर आ रही है वो बिल्कुल एंटायरली चेंज भी होती है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ड्रा किया जाता है। इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल शेप।
तो इसलिए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मुख्तलिफ जगहों पर आपको मुख्तलिफ शेप में ये ड्रा होता नजर आता है। टेट्राहेड्रल शेप की बेटा बात हो रही थी और टेट्राहेड्रल शेप आपके सामने ड्रा की गई है। थोड़ी देर पहले हमने प्रोजेक्शन भी देखा कि किस तरह से टेट्राहेड्रल शेप को ड्रा किया जाता है। तो अब मीथेन का मॉलिक्यूल चूंकि मुकम्मल हो चुका है, टेट्राहेड्रल मुकम्मल हो चुका है बेटा। अमोनियम आयन, सल्फेट आयन एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तमाम किस्म के एल्केन में हर कार्बन टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह ये सारा सिलसिला इस तरह ही चलता रहता है। अब हम AB4 में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर होंगे बच्चों और एक लोन पेयर होगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। ट्रायंगुलर पिरामिड, इसकी बेटा शेप का नाम होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी 25%। अमोनिया इज द एग्जांपल। अब अमोनिया के केस में क्या होगा बच्चों, देखिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक ये और एक ये, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से ये है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में। ये देखें, ये टेट्राहेड्रल शेप में इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे थे। अभी जो रेड वाला मैंने ऊपर मार्कर पकड़ा हुआ है, अगर इसको हम लोन पेयर कंसीडर कर लें तो लोन पेयर दर हकीकत इस तरह होता है कि इट इज वेरी क्लोजर टू द सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गए। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर चूंकि चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर चूंकि बहुत ज्यादा करीब आ जाता है सेंट्रल एटम के, इसलिए वो बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रिपेल करता है और उस रिपल्शन की वजह से हमारे पास इस तरह से शेप डेवलप होती है। ये देखें, दैट शेप इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड, मुख्तलिफ नाम आपकी किताबों में लिखे गए हैं। एंगल, बेटा एंगल जो है ना वो फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। फिलहाल अमोनिया का चूंकि किताब में मेंशन किया गया 107 तो हम लिख लेते हैं। याद रखिएगा कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडेड एटम इंक्रीजेस, influence of the bond pair decreases and that of the lone pair increases, angle shrinks। इसलिए जब हम NF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो NF3 मॉलिक्यूल में एंगल कम होते होते 102 डिग्री तक आ जाता है, यानी इतना छोटा एंगल हो जाता है कि एंगल 102 डिग्री तक आ गया। उसकी रीजन क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर और सेंट्रल एटम के करीब आता है, अब नेबरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है, बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। AB4 में आखिरी जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे, एंगुलर शेप डिक्लेयर किया जाएगा। उसमें हाइब्रिडाइजेशन वैसी की वैसी, sp3 25% एज करेक्टर, वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल। तो बेटा इस केस में अब क्या होगा कि जैसे हमने ये लिया था मीथेन के केस में, तो मीथेन के केस के बजाय अगर हम इस कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देते हैं ऐसे करके, तो अब देखें यहां वाली दोनों हाइड्रोजन किस में रिप्लेस हो जाएंगी, लोन पेयर्स में। ये भी लोन पेयर आ गया और ये भी लोन पेयर आ गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 ही हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डेवलप होनी है, लेकिन चूंकि सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर है, इसलिए जैसे कि अमोनिया को एक्सप्लेन किया गया था, अब अमोनिया में नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ड्रा कर दी जाए, ठीक है, और लोन पेयर की ताकत कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो यहां पर भी लोन पेयर ड्रा हो जाएगा ऐसे करके। तो हमारे पास अब ये शेप एंगुलर कहलाएगी क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स बच जाते हैं। बेटा याद रखिएगा एंगुलर शेप कहने का मकसद ये होता है कि 2 सराउंडेड एटम और एक सेंट्रल एटम की वजह से ओरिजिनल शेप या एक्सपेक्टेड शेप लीनियर होनी चाहिए, लेकिन इस AB3 के केस में भी ये लीनियर के बजाय थोड़ा सा मुड़ जाता है यानी एंगुलर हो जाता है, और इस AB4 के केस में भी ये थोड़ा सा मुड़ जाता है यानी एंगुलर हो जाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको वेस्पर थ्योरी का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये थी वेस्पर। बेटा वेस्पर से रिलेटेड जो MCQ प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। अल्लाह।